हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो नाली कहता है कि मेरा नाम नाइली है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो फायर गॉडेस कहती है कि मेरा नाम युयान है, मैं फायर स्पिरिट गॉडेस हूँ। तो फिर ये सुन के नाली कहता है कि फायर स्पिरिट गॉडेस, वो मन में सोचता है कि क्या ये बिलजार स्पिरिट गॉड जैसी ही है, और सोचता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि तभी तो ये दोनों काफी मिलते जुलते दिखते हैं। लेकिन बिलजार स्पिरिट गॉड भी कॉन्शियसनेस का सिर्फ एक फ्रेगमेंट है और उसकी पावर पहले से ही लेजेंडरी रैंक तक पहुंच चुकी है। और बिलजार स्पिरिट को देख के सोचता है कि मैं तो सोचता था कि बिलजार स्पिरिट गॉड किसी दूसरी दुनिया से बुलाया गया क्रिएचर है, लगता है कि मेरा अंदाजा गलत था। और फिर फायर गॉडेस को देख के कहता है कि ये लोग हमारी ही दुनिया के हैं और ये लोग डेस्टिनी रैंक तक पहुंच चुके इंसान थे। वो सोचता है कि जब कोई डेस्टिनी रैलम में पहुंच जाता है तो उसकी उम्र लगभग अनंत हो जाती है, उसके लिए इस दुनिया में मरना लगभग नामुमकिन होता है। डेस्टिनी रैंक की पावर लेजेंडरी रैंक से बहुत ऊपर होती है, बिल्कुल उसी डीमन बिस्ट की तरह जिसने डार्क टाइम की शुरुआत की थी। और बताता है कि हजारों लेजेंडरी रैंक एक्सपर्ट उससे लड़ने गए थे, लेकिन उसी वजह से इंसानों पर सबसे बड़ी तबाही आ गई। तो फिर ये स्पिरिट गॉडेस मरी कैसे? और वॉइड एम्परर और स्पेस टाइम डीमन स्पिरिट बुक, अभी भी इस दुनिया के बहुत सारे राज हैं जो मैं नहीं जानता। और फायर गॉडेस को देख के कहता है कि और इस स्पिरिट गॉडेस की पावर भी उस सुल्फो जैसी नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। फिर फायर गॉडेस कहती हैं कि मैं इस दुनिया की स्पिरिट गॉडेस हूँ। तो नाली कहता है कि गॉडेस? तो फायर गॉडेस कहती हैं कि हम स्पिरिट गॉड्स इस दुनिया के डिवाइन लॉ को संभालते हैं और मैं लॉ ऑफ फायर को कंट्रोल करती हूँ। और कहती हैं कि सिर्फ मेरी ओरिजिनल बॉडी ही मरी है, और बताती हैं कि मेरी डिवाइनिटी टूट गई थी और उसके टुकड़े पूरी दुनिया में फैल गए। लेकिन हम स्पिरिट गॉड हमेशा के लिए खत्म नहीं होती हैं, हजारों साल बाद हमारी डिविनिटी के सारे फ्रेगमेंट फिर से इकट्ठा हो जाते हैं और हमारी ओरिजिनल बॉडी दोबारा बन जाती है। तो ये सुन के नाली हैरान होकर कहता है कि क्या तुम वापस जिंदा हो सकती हो? तो फायर गॉडेस कहते हैं कि हम ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, हर मैन वर्ल्ड में सिर्फ 36 ही स्पिरिट गॉड हो सकते हैं और हर डायमेंशन में सिर्फ एक। और बताती हैं कि हम इस दुनिया के डिवाइन लोग को रिप्रेजेंट करते हैं। और बताती हैं कि एंशिएंट टाइम से हमारी दुनिया में 36 स्पिरिट गॉड थे और डायमेंशनल वर्ल्ड के 72 स्पिरिट गॉड्स थे। और इन स्पिरिट्स गॉड्स की पिक्चर दिखा के बताती हैं कि इनमें आधे डिवन बीस्ट थे और एक चौथा ह्यूमंस और बाकी दूसरी रेसेस के। ये इस दुनिया के असली रूलर थे। हालांकि स्पिरिट गॉड किसी डिवाइन लोग को संभालता है, लेकिन वो पावर हमेशा उसी की रहे ये जरूरी नहीं है। और बताती हैं कि अगर कोई स्पिरिट गॉड पूरी तरह मर जाए और डिवाइन लोग का उसका कंट्रोल खो जाए तो कोई दूसरा उसकी जगह लेकर उस डिवाइन लोग का नया स्पिरिट गॉड बन सकता है। तो नाली कहता है कि तो मतलब डिवाइन लोग की पावर लड़कर भी हासिल की जा सकती है? तो फायर गॉडेस कहते हैं कि बिल्कुल, प्राचीन समय से हम जिन ट्राइब्स को लीड करते थे उनके बीच लगातार बैटल्स चलते रहे, सब एक दूसरे से डिवाइन लॉ छीनना चाहते थे। और बताती हैं कि लगभग 1 लाख साल पहले डिवाइन बीस्ट सभी डिवाइन लॉ पर कब्जा करना चाहते थे और उन्होंने पूरी ह्यूमन रेस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तो हम सब स्पिरिट गॉड ने मिलकर उन्हें हराया, लेकिन उसके बाद उस युद्ध में हमें भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लगभग सब कुछ खत्म हो गया। कई स्पिरिट गॉड्स हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट गए क्योंकि उनकी सोल तक डिस्ट्रॉय हो गई थी। और बताती हैं कि कुछ मेरी तरह भी थे जिनकी डिवाइनिटी टूट गई और जिनकी बॉडी पूरी तरह खत्म हो गई। और नाली कहता है कि ओ। फिर फायर गॉडेस बताती हैं कि इस वक्त मेरी बिखरी हुई डिविनिटी मुझे महसूस करा रही है कि डीमन विस्ट की तरफ एक नया स्पिरिट गॉड जन्म ले चुका है और कहती हैं कि उसका मकसद है कि ह्यूमन रेस की लेगेसी को पूरी तरह मिटा देना। तो ये सुन के नाली सोचता है कि और वो इंसानों का सफाया करने में सफल भी हो रहा है। फिर फायर गॉडेस कहती हैं कि दुर्भाग्य से अभी तक मेरी सिर्फ 1/3 डिविनिटी वापस आई है। अगर हमने ऐसे ही इंतजार किया तो डीमन विस्ट के और भी स्पिरिट गॉड्स पैदा हो जाएंगे। अगर उन्होंने सारे डिवाइन लॉस पर कब्जा कर लिया तो फिर ह्यूमन रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और नाली उनको ध्यान से सुन रहा होता है। फिर फायर गॉडेस बताती हैं कि लेकिन मैं अभी ब्लैक स्प्रिंग छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे यही रह के अपनी डिविनिटी को वापस इकट्ठा करना होगा। अगर मैं ब्लैक स्प्रिंग से बाहर निकली तो बाहर पहरा दे रहे पीक लेजेंडरी रैंक के डीमन बीस्ट मेरी बॉडी को पल भर में चीर देंगे। और थोड़ा सैड होकर कहते हैं कि अगर मैं सिर्फ डिविनिटी के वापस आने का इंतजार करती रही तो शायद बहुत देर हो जाएगी। तो नाली कहता है कि ह्यूमन रेस कभी खत्म नहीं होगी, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है गॉडेस ह्यूमन। तो फायर गॉडेस उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं कि शायद तुम सही कह रही हो। तो सुन के नाली भी हैरान हो जाता है। और फायर गॉडेस बताती हैं कि ह्यूमन स्पिरिट गॉड में एक सबसे शक्तिशाली स्पिरिट गॉड था जो लॉ ऑफ स्पेस टाइम को कंट्रोल करता था। और बताती हैं कि जब ह्यूमन स्पिरिट गॉड पूरी तरह खत्म होने वाले थे तब उसने लॉ ऑफ स्पेस टाइम का इस्तेमाल करके टाइम की विशाल नदी में प्रवेश किया। उसने टाइम की धारा को मोड़ा और पास्ट और फ्यूचर दोनों को बदल दिया और उसी की वजह से ह्यूमन रेस बच गई। और कहती है कि लेकिन किसी को पता नहीं उसने आखिर क्या इंतजाम किया था, मैं बस तुम्हारे आने का इंतजार करती रही। तो सुन के नाली कहता है कि मेरे आने का इंतजार? क्या ये स्पेस टाइम स्पिरिट गॉड का पहले से बनाया हुआ प्लान था? तो सच में स्पेस टाइम स्पिरिट गॉड भी है क्या? उसका स्पेस टाइम डीमन स्पिरिट बुक से कोई रिश्ता है? और मन में सोचता है कि वैसे जहाँ मुझे स्पेस टाइम डीमन स्पिरिट बुक मिली थी और वॉइड एम्परर का टॉम जहाँ मुझे उसका पेज मिला था, ये सब इसी दुनिया में थे। और सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ में मैं पहले ही डेस्टिनी रैंक तक पहुंच चुका था और बहुत जल्दी अलग अलग दुनियाओं में घूमने भी लगा था, लेकिन अब समझ आ रहा है कि मैं इस दुनिया के बारे में कितना कम जानता हूँ। और फायर गॉडेस को देख के कहता है कि स्पिरिट गॉड्स डिवाइन लॉस आखिर इस दुनिया में कितने राज छुपे हुए हैं। फिर नाली फायर गॉडेस से कहता है कि तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर नाली फायर गॉडेस से कहता है कि मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? तो ये सुन के फायर गॉडेस मन में सोचती हैं कि ये बच्चा। फिर कहती हैं कि मैं तुम्हें डिवाइन लॉ सिखाऊंगी। तो सुन के नाली कहता है कि ओ। और फायर गॉडेस कहती हैं कि इतना सब सुनने के बाद भी तुम्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई? तो नाली कहता है कि वो मैं थोड़ा स्लो हूँ
और ऐसा फेस बना के मन में सोचता है कि सच कहूँ तो डिवाइन लॉ की पावर बस डेस्टिनी रैंक तक पहुंचने के लिए ही काफी है। मेरी हेवनली गॉड टेक्निक के सामने ये उतनी भी खास नहीं है। तो फायर गॉडेस कहती हैं कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें डिवाइन लॉ पास ऑन करूंगी, लेकिन तुम कितना समझ पाती हो और कहाँ तक पहुंच पाती हो ये पूरी तरह तुम पर डिपेंड करेगा। और कहती हैं कि 27 ह्यूमन स्पिरिट गॉड में से 6 पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, तो तुम्हारे लिए उन 6 के डिवाइन लॉ को समझना सबसे आसान और सबसे सही रहेगा। तो नाली कहता है कि ओ, और कहता है कि तो वो कौन से डिवाइन लॉ हैं और उनमें से सबसे पावरफुल कौन सा है और भाई मुझे सिखाइए। तो सुन के फायर गॉडेस कुछ सोचती हैं, फिर कहती हैं कि जितना ज्यादा पावरफुल डिवाइन लॉ होगा उसे समझना उतना ही मुश्किल होगा और हर इंसान सिर्फ एक ही डिवाइन लॉ की कल्टीवेशन कर सकता है। और कहती हैं कि ज्यादा लालच मत करो, जितना समझ सकते हो उतना ही लो और जो डिवाइन लॉ तुम्हारे लिए सबसे सही हो उसी की कल्टीवेशन करना सबसे अच्छा रहेगा। तो सुन के नाली ऐसा फेस बना के देखता है और फिर कहता है कि तो सबसे पावरफुल डिवाइन लॉ कौन सा है। तो ये सुन के फायर गॉडेस फिर से नाली को हैरान होकर देखती हैं, फिर कहती हैं कि है आखिर तुम भी जवान खून हो। और कहती हैं कि तो सुनो, जो 6 स्पिरिट गॉड मरे थे उनमें सबसे ताकतवर लाइट और डार्क और कियोस लॉ को कंट्रोल करते थे, बाकी 3 अर्थ, लाइटनिंग और मेटल एलिमेंट डिवाइन लॉ को कंट्रोल करते थे। और कहती हैं कि किसी डिवाइन लॉ को समझने का सबसे पहला कदम उसे महसूस करना होता है। और आगे बताती हैं कि मैं तुम्हें उसे महसूस करने का तरीका सिखाऊंगी, लेकिन डिवाइन लॉ को महसूस करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि तुम्हें यहाँ 20 साल तक बंद रहना पड़े, तब जाकर तुम्हें शायद उसकी पावर की हल्की सी झलक महसूस हो। तो ये सुन के नाली हैरान होकर कहता है कि हैं 20 साल, और कहता है कि आपको पक्का याद तो है ना। तो फायर गॉडेस कहती हैं कि 20 साल तो वैसे भी काफी जल्दी माने जाते हैं, हम सबने तो पहली बार डिवाइन लॉ को 50-60 साल की उम्र में समझा था। और कहती हैं कि और हमारे समय में तो डिवाइन लॉ को महसूस करने वाले लोग अनगिनत थे और वही उसका सबसे सुनहरा दौर था, और अब डिवाइन लॉ की पावर पहले से काफी कमजोर हो चुकी है। तो नाली कहता है कि खैर मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक ही, क्योंकि मुझे मेरे अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं। और मन में सोचता है कि कल्टीवेशन टेक्निक में एक चीज समझ लो तो उसके साथ हजारों चीजें समझ में आ जाती हैं, फिर चाहे डिवाइन लॉ कितना भी प्रोफाउंड क्यों ना हो। और सोचता है कि मैं सिर्फ इसे समझने में 20 साल नहीं लगाने वाला। तो फायर गॉडेस इस्तेमाल करती हुई कहती हैं कि हैं चलो ठीक है, इसे ट्राई करते हैं। और फिर कहती हैं कि सबसे पहला कदम कि अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना, और उस ब्लैक स्प्रिंग वाटर को दिखा के कहती हैं कि ये ब्लैक स्प्रिंग मेरी डिविनिटी के एक हिस्से से भरा हुआ है, मैं बैरियर खोल देती हूँ, तो तुम ब्लैक स्प्रिंग के अंदर जाओ और उसमें डुबकी लगा के अपनी बॉडी को रिफाइन करो। और कहती हैं कि अगर तुम्हारी बॉडी तैयार नहीं हुई तो जैसे ही डिवाइन लॉ की पावर तुम्हारे अंदर जाएगी तुम्हारी बॉडी फट जाएगी। अगर तुम उन्हें महसूस कर पाए तो ब्लैक स्प्रिंग में डिवाइन लॉ की पावर बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारी स्किन जलने लगेगी, और तुम जब इसे सह ना पाओ तो तब तुम बाहर आकर आराम कर लेना। तो फिर वो उस ब्लैक स्प्रिंग का बैरियर खोलते हुए कहती हैं कि अब इसके अंदर जाओ। तो नाली उसकी पावर को महसूस करके कहता है कि ये पावर तो कमाल की है, और कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। तो फायर गॉडेस कहती है कि रुको, पहले अपने कपड़े उतार दो। तो सुन के नाली हैरान होकर कहता है कि हैं, और फायर गॉडेस उसको सीरियस होकर देख के कहती है कि तो नाली शर्माती हुई खुद को ढकने लगता है। तो नाली को ऐसे देख के फायर गॉडेस कहती है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। तो फायर गॉडेस दूसरी तरफ मुंह करके कहती है कि ये बच्चा भी ना। फिर नाली सोचता है कि अरे हाँ, मैं तो अभी बच्चा ही हूँ। फिर जल्दी से अपने कपड़े उतार के उस ब्लैक स्प्रिंग में कूद जाता है और फिर एक डुबकी लगा के बाहर आता है, और फिर सोचता है कि ये पावर कितनी जबरदस्त है और कितनी प्योर है। और कहता है कि ये तो सच में मेरी स्किन को जलाने लगी है। और बता अब इसके आगे क्या होता है, आखिर इस ब्लैक स्प्रिंग की गहराई में आखिर क्या है, कौन सी पावर है, क्या नाली उस पावर के पास पहुंच पाता है, आखिर इस ब्लैक स्प्रिंग के नीचे क्या है, ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।